कहाँ गए सब लोग? छुट्टी कर दी है क्या? अरे फेस्टिवल जिंदगी में कितना आएगा जगह, इतने पूरी जिंदगी फेस्टिवल मनाए, उसका कोई फर्क दिखा आज तक? तो एक नहीं मनाएंगे तो क्या दिख जाएगा? हम लोग फेस्टिवल के दिन भी फ्री नहीं है, और स्टूडेंट अपने आप फ्री हो जाते हैं। लास्ट टाइम हम लोग एरन अभिलेख यानी सती प्रथा, भानुगुप्त, ये सब चीजें देख लिए थे। समुद्रगुप्त के बारे में भी देखा गया था। अच्छा, यहां से करना था। समुद्रगुप्त के 2 उत्तराधिकारी हुए, जैसा कि देख रहे हैं आप। बोर्ड पे ध्यान दीजिए अब। समुद्रगुप्त के 2 उत्तराधिकारी हुए। एक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त प्रथम तो था, देख ही रहे थे। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? ये भी याद नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त से पहले चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था। इसके बाद रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त, ये 2 इनके उत्तराधिकारी हुए। लेकिन राजा किसको बनाया गया था? रामगुप्त को राजा नहीं बनाया गया। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम, इससे कोई आवश्यकता इसकी पत्नी का नाम पूछना, ऐसा नहीं देखा जाता है। ध्रुव देवी कौन थी? तो जो रुद्र तृतीय था, शक का अंतिम शासक, उसकी पुत्री थी। शक शासक जो अंतिम था, रुद्र तृतीय, उसकी बेटी थी ध्रुव देवी, और ध्रुव देवी पत्नी थी गुप्त वंश के साम्राज्य के रामगुप्त की। इसमें एक चीज है, चंद्रगुप्त देवी चंद्रगुप्तम ने एक नाटक लिखा हुआ है जो इन्हीं पर बेस्ड है, ध्रुव देवी के नाम से। नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। इस नाटक की विशेषता क्या है? ये ध्रुव देवी जो लेडी थी, इसकी तुलना बहुत बाद में आदिल शाह की पत्नी बीबी, क्या नाम था? चांद बीबी, नाम सुना था ना इसका? आदिल शाह की पत्नी, जो अकबर के सेनापति से भिड़ गई थी। वो कही थी कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो आके ले लो बीजापुर। बीजापुर की महारानी थी वो। तो ध्रुव देवी बिल्कुल, मतलब उससे पहले की बात देखा जाए तो इसमें भी वही क्षमताएं थी, वही युद्ध कला थी, क्योंकि ये भी एक राजा की बेटी थी। तो इनके ऊपर भी एक पूरी की पूरी नाटक लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम के नाम से, और इसी से चांद बीबी की तुलना की जाती है मुगल साम्राज्य में। दोनों बातें ध्यान रहेंगी। हालांकि बीवी के नाम से सवाल आते नहीं है। समाज जब से पितृसत्तात्मक हो गया, महिलाओं के प्रश्न आने बंद हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल 380 एडी से 414 एडी, लगभग 34 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या उपाधि दी गई? शकारी या शकरी, दोनों नाम लिखा जाता है। शकारी भी कह सकते हैं, शकरी भी कह सकते हैं। इसके बाद इसे विक्रमांक, परम भागवत, विक्रमादित्य, ये सब नाम दिया गया। परम भागवत 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, किसको कहा गया था? ये रेयर ही प्रश्न आते हैं। ये सब नाम विक्रमादित्य वगैरह तो चंद्रगुप्त से कनेक्ट हो जाते हैं तुरंत। परम भागवत किसी को आइडिया नहीं था कि ये प्रश्न भी आ सकता है। परम भागवत के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। सेट वगैरह अगर आप बना रहे होंगे तो उसमें भी देखा होगा। 14 विक्रमादित्य हुए एक एक करके, उनमें से एक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धीरे धीरे 14 लोगों ने धारण किया था। इसके बाद विक्रम संवत की शुरुआत की गई 57 बीसी में। बहुत पुरानी चीज है ये। 78 एडी में तो आपको पता है शक संवत शुरू किया गया। विक्रमी संवत 57 बीसी में उज्जैन के शासक ने शुरू किया था। वो बीसी की बात कर रहा है, वो सबसे पुराना, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक नहीं था।
उसे कैलकुलेशन, डेट, ईयर वगैरह बहुत सटीक प्राप्त नहीं होते थे, इसलिए उसकी चर्चा कम आती है, लेकिन मैचिंग करने में अक्सर दिख जाता है। 57 बीसी को 58 एडी है, वो ध्यान से देखिएगा। 58 एडी में एक है, 78 एडी में है, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं रहा। ये जो था ये साइंटिफिक नहीं था, इसलिए इसकी चर्चा नहीं मिलती है। अच्छा, 57 की जगह 58 भी हो सकता है, हाँ संभावना है, एक साल आगे पीछे तो एग्जैक्टली मान सकते हैं कि हो सकता है। चलिए इसको हम मान के यहां लिख देते हैं 58 बीसी, है ना, लेकिन बिहार वाले बुक में 57 लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ एससीईआरटी की किताब में अभी भी, पिछले दिन भी मुझे डाउट हुआ, मैंने चेक किया तो देखा बुक में है, तो मैंने कहा हम क्यों बदले, बुक में है तो हम कह देंगे सरकार ने ऐसे डाटा दिया है। सेट में ऑप्शन में 58 दिख रहा है हर जगह, यही ना, चलिए उसी को मानते हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं उसी प्रश्न पे ध्यान देना है। 57 बीसी एससीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो ये सब इनके उपाधियां हैं, शकारी, विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य। विक्रमादित्य टोटल 14 लोग हुए, उनमें से एक विक्रमादित्य का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय रखा गया। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, मतलब अकबर जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की बहुत सारी चीजों को कॉपी करने में सफल रहे। अकबर के दरबार में भी कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। 9 रत्न में सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं किसका? कालिदास। कहा जाता है भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं, क्योंकि कविताओं को लिखने में, कहानियों को लिखने में, नाटक को लिखने में उस जमाने से लेकर अब तक इनका कोई विकल्प पैदा नहीं हुआ। कालिदास ने मेघदूतम बुक लिखा, ये सब किताबों के नाम अक्सर आते हैं एग्जाम्स में। रघुवंशम कालिदास ने ही लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम पहला अनुवादित ग्रंथ है, अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा की कहानी है, इसलिए नाम क्या रखा गया? अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत राजा और शकुंतला, जो कि एक क्या बोलते हैं वो क्या नाटककार, संगीतकार क्या कह सकते हैं। शकुंतला उनके दरबार में नाटक या संगीत को रिप्रेजेंट करती थी, दुष्यंत राजा थे। इन दोनों के बीच की प्रेम कथा किस नाम से जानी गई? अभिज्ञान शकुंतलम के नाम से जानी गई। विक्रमो वर्षीय, ये किताब के नाम हम अक्सर एग्जाम्स में कभी आते हुए नहीं देखते हैं, इसको याद भी मत कीजिएगा। मालविकाग्नि मित्रम जरूरी है, किसने लिखा पूछा जाता है तो कालिदास ने। और कुमार संभवम, ये बुक भी नाम आए हैं। विक्रमो वर्षीय आज तक कभी किसी किताब के नाम के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, यूनिक क्वेश्चन है, अगर आ भी गया तो समझिए। तो ये सब कालिदास के लिखे हुए कुछ प्रमुख है, जिसमें से पहले की चर्चा हुई 9 रत्न में एक कालिदास, और अभी कालिदास के बारे में किताबों के नाम देखे। दूसरा है वराह मिहिर, एक बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं और मैथमेटिशियन माने जाते हैं। वराह मिहिर का नाम मैथमेटिक्स में सुना होगा। खगोल शास्त्री थे, भारत के पहले खगोल शास्त्री में वराह मिहिर का नाम आता है। वराह मिहिर वृहत संहिता नामक किताब को लिखा, पंच सिद्धांतिका किताब को लिखा, और ब्रिज जातक, ये 3 किताब इनके काफी प्रमुख रहे। इसके बाद इन्होंने और किन किन चीजों की चर्चा की, चूंकि मैथमेटिशियन थे तो मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत से टर्मिनोलॉजी को इन्होंने बताया। जैसे देखिए एक एक करके, ये सब आपने सुना होगा। शंकु की रचना सबसे पहले बना के इन्होंने ही समझाया था। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो एक आर्किटेक्ट भी थे। वराह मिहिर मैथमेटिशियन के साथ साथ रचनाओं को बनाने वाले एक आर्किटेक्ट भी थे। इसके बाद यहां देख रहे हैं शपनक, इसको ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, एक एस्ट्रोलॉजी के अच्छे ज्ञानी भी वराह मिहिर को माना जाता है। अमर सिंह अगले व्यक्ति हैं, इसमें अमर कोश की बात करते हैं। अमर कोश माने क्या? मतलब क्या उसमें अमर कोश में था क्या? उनकी प्रमुख रचनाएं, मतलब लिखी हुई किताब, लिखी हुई कहानियां, ये सब एक एक करके 9 नामों को देखना है कि उनके
दरबार में रहने वाले 9 लोग किस किस काम के लिए स्पेशली जाने जाते थे। इसके बाद है घटकर पर। मुख्य सलाहकार को कहा जाता था, जैसे हर सरकार में एक मुख्य सलाहकार होते ही हैं, कहा जाता है चीफ एडवाइजर। उसके सलाह के बिना गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, सिक्योरिटी एजेंसी में या बाकी किसी क्षेत्र में। तो इन सलाहकारों को मेनली यूपीएससी के माध्यम से सेंट्रल वो सेक्रेटरिएट में रखे जाते हैं। हर नेता के पीछे 2 सेक्रेटरिएट अगर पीछे चल रहे हैं, वो दोनों आईएएस होते हैं। वो जो बताएंगे वो वही करेंगे, पूरी तरह से मतलब पैक्ड होते हैं। वही चीफ एडवाइजर होते हैं, उसके एडवाइस के बगैर वो बाहर निकल के एक शब्द नहीं कह सकता। अक्सर नेताओं को कुछ बोलना होता है, देखते हैं ना, कभी कभी नेता बहुत अच्छा बोलते हैं, कान में एक लगाए रहते हैं और उसके बाद बोल रहे हैं, क्योंकि कोई कहीं से पढ़ रहा है कि आपको एग्जैक्टली यही बोलना है जो मैं बोल रहा हूं। अपने से एक शब्द किए टंगवा लेंगे अभी। हाँ, और कभी कभी नेता पकड़े भी जाते हैं, बंद हो जाते हैं तो गए, बेइज्जती हो जाती है। उसके बाद सोचते अब बोले, अब क्या बोले, तो कहते हैं हटाओ नहीं बोलेंगे अब। किसी नेता के साथ हुआ है कि नहीं ऐसा कि बंद हो जाए? हाँ, अच्छा, मोदी जी के साथ हो चुका है। बंद हो जाता है तो बोलती बंद हो जाती है, सच्चाई यही है। चूंकि चीफ एडवाइजर उनके शांत हो जाते हैं। तो कोई भी हो सकता है, वैसे नाम लेना ही नहीं चाहिए, पता नहीं लोग बुरा मान जाए तो। धनवंतरी, ये शब्द कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। धनवंतरी किसे कहा जाता था? जो चिकित्सक होते थे। मुझे लगता है तीसरे दिन 2 दिन बैक जाइएगा, धनवंतरी की चर्चा एक बार और आई थी मुख्य शब्द में कि इसका अर्थ क्या होता है। धनवंतरी चिकित्सक या डॉक्टर को कहा जाता था। वर रुचि मतलब एक मतलब क्या होता है ये पूछना चाह रहे हैं। किस काम के लिए ये रखे गए थे वर रुचि? वर के रुचि के लिए। बैताल भट्ट क्या किस लिए जाने गए? और वर रुचि लिखा नहीं है एग्जैक्टली, ये फिलोसोफर हुआ करते हैं। फिलोसोफर मतलब इनके विचार और दर्शन जो वो बताए उसको अपने राज्य में लागू करने के लिए लोग प्रेरित रहते थे। जैसे आज के जमाने में हम गांधी की फिलॉसफी पढ़ते हैं, टैगोर की, अरविंद घोष की फिलॉसफी पढ़ते हैं। यूं समझिए उस समय वर रुचि एक तरह के फिलोसोफर हुआ करते थे, जिनके बहुत ज्ञान के बाद अगर कोई कथन इंपॉर्टेंट निकल के आए, राज्यों के लिए बेहतर हो, तो वो सबके लिए लागू किए जाते थे। इसलिए नाम क्या पड़ गया? वर रुचि। बैताल भट्ट ने एक किताब भी लिखी थी, सिंहासन बत्तीसी, ये पुस्तक। बैताल भट्ट एक जादूगर थे, सिंहासन बत्तीसी नाम की उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। इसको लोग बैताल बत्तीसी भी कहते हैं, सिंहासन बत्तीसी के नाम। अब आ जाते हैं, इसके बाद हैं नवरत्न समाप्त होने के बाद आर्यभट्ट। कहां के रहने वाले थे? पटना के कुसुमपुर। पटना में एक प्लेस आगे है कुसुमपुर, एग्जैक्टली वहीं के निवासी थे। कुसुमपुर में कुछ दिन पहले वो जो सूर्य ग्रहण लगा था तो सारे वैज्ञानिक वगैरह आए थे ना, वो कुसुमपुर में ही आए हुए थे। हाँ तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया, यानी ये भी एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा आर्यभट्टियम, संस्कृत में ये पुस्तक है पूरी तरह से, आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक है और पूरी तरह संस्कृत में लिखा हुआ है। इन्होंने किन किन चीजों की चर्चा की? पृथ्वी की त्रिज्या को बताया, इसके बाद वात्स्यायन कामसूत्र के बारे में भी इन्होंने बताया। ये दूसरा नाम है वात्स्यायन। यहां पृथ्वी की त्रिज्या, या यूं कहें कि 2 चीज इसमें दिख रहा है ना, जीरो भी दिख रहा है, जीरो का आविष्कार। और ये क्या लिखा हुआ? भी माने क्या? क्या भी माने क्या? ओ और भी दोनों को एक साथ ऑर्बिटल वैल्यू कहा जाता है। ऑर्बिटल वैल्यू, पृथ्वी जिस त्रिज्या में जिस ऑर्बिट में मूव करती है ना,
उसके ऑर्बिटल वैल्यू निकालने के लिए, उसकी त्रिज्या को मापने के लिए ओ और भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, जिसका नाम होता है ऑर्बिटल वैल्यू। वैसे इसमें सूत्र आने से रहा, साइंस है नहीं कि सूत्र पूछा जाएगा आपसे। जीरो का आविष्कार, ये तो पक्का याद होना चाहिए। वात्स्यायन एक और नाम आता है। ये काम सूत्र के लिए जाने जाते हैं, मतलब उस जमाने में भी लोग एक ऐसी बुक लिखे, वात्स्यायन के नाम से व्यक्ति की भी है, काम सूत्र नाम की किताब सबसे पहली बार लिखी। फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहे। फाहियान पहला कि दूसरा, सोच के बताइए। चीनी यात्री ये पहला था कि दूसरा? दूसरा। अगर ये पहला है तो हेन सांग कौन है? हेन सांग सबसे पहले भारत आया था, ये नंबर 1 है। नंबर 1 में कौन आया? हेन सांग। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। कौन से में? छह 606 पहले आए, तब ना बैक होके आ रहा है प्लस में। अच्छा हाँ, एडी में है ये। फाहियान 399 से 414 के बीच ही आया था। पहला यही है, पहला फाहियान ही है, दूसरा हेनसांग आया था। ठीक है। हर्षवर्धन का काल 600 बीसी के आसपास है, 606 मान के चलते हैं। तो ये हेनसांग को भी अलग से ध्यान में रखना है, चूंकि इनकी सीक्वेंस आती है। और तीसरा इत्सिंग आया था। तीसरा एक और नाम आता है इत्सिंग। इत्सिंग का नाम पहले सुना? ITSING, इत्सिंग। ये भी एक चाइनीज यात्री था, ये तीसरे नंबर पे भारत आए। किसके काल में आया था? इत्सिंग किसके काल में आया था? आसपास में नहीं, उसी के समय आया था। हाँ, ये जो फाहियान आए थे भारत में, इन्होंने एक किताब लिखा, फा क्यो की। चीनी लेखक भारतीयों को क्या कहते थे? इंडियन को इंतु। इंडियन नहीं कहते थे, इंटो कहते थे। चंद्रगुप्त की 2 राजधानियां बनाई गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक पाटलिपुत्र और दूसरा, 2 राजधानी के कारण क्या था? उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उज्जैन से दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आसानी से मुंबई और दक्कन वगैरह के क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते थे, और पाटलिपुत्रा से पूरा यूपी, बिहार, बंगाल, आसपास की सारी चीजों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। तो राजधानियां 2 बनाई, पाटलिपुत्रा और उज्जैन। मतलब पूरे भारत को कवर करने के लिए इन 2 राजधानियों की आवश्यकता पड़ी थी उसे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से किया। वाकाटक साम्राज्य साउथ का ही है, यहां का नहीं है। नाम सुना था वाकाटक? आंध्र प्रदेश, वाकाटक साम्राज्य। अरे वाकाटक के समय का ही माहिष्मती साम्राज्य है। एक पिक्चर बन गया तो वो याद रहता है, इसका पिक्चर नहीं बना तो पता ही नहीं है। इतिहास ऐसा ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किया वाकाटक के राजा रुद्र द्वितीय से, और इनकी मदद लेकर शासक रुद्र तृतीय, जो कि शक का अंतिम शासक था, थोड़ी देर पहले आया था, रुद्र तृतीय को हरा दिया। रुद्र द्वितीय से मदद लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक के अंतिम शासक रुद्र तृतीय को खत्म किया, और पूरी तरह से कब्जा करके सारी चीजों को ससुर और दामाद में बांट दिया गया। ये ससुर जी हैं, वो दामाद जी हैं, रुद्र द्वितीय। इन्हीं दोनों के बीच सारी चीजें बट गई, और रुद्र तृतीय का नाम खत्म। ये शक का अंतिम शासक था, यहां से इसकी कहानी खत्म हो जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदंब साम्राज्य के शासक
काकुत्स वर्मा, कदम्ब साम्राज्य, और काकुत्स वर्मा, इनकी बेटी से अपने पुत्र का विवाह करवाया। बेटी से उसकी शादी करवाई और बेटा से काकुत्स वर्मा की बेटी की शादी करवाई। इन शादियों का मकसद क्या हुआ करता था उस जमाने में? साम्राज्य विस्तार सबसे पहला कारण। रिश्तों से मजबूरी बन जाती है कि आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं, नहीं तो बेटी विधवा हो जाए या कुछ हो जाए, इसका भी तो डर होता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया आगे? इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता और मथुरा अभिलेख का वहां नहीं अनावरण करना, मथुरा अभिलेख को कहीं लिखवाया और उसको लोगों के लिए खुला किया। तो मथुरा अभिलेख का नाम भी मुझे लगता है 2 दिन पहले आया था। महरौली का लौह स्तंभ देखा आपने? महरौली कहां है? दिल्ली के पास नहीं, दिल्ली में ही है। महरौली में ही कुतुब मीनार भी है। तो महरौली का क्षेत्र समझिए दिल्ली से संबंधित है, और महरौली लौह स्तंभ यहां है, लोहे का स्तंभ। इसके बारे में एनसीईआरटी में देखिए कहानी है कि मैं कई हजार साल पुरानी है ना लोहे की बनी हुई जिसमें आज तक जंग न लगी, ऐसा करके उसमें अपने शब्द लिखे हुए, पूछा वो क्या है, तो महरौली का लौह स्तंभ है जिसमें इतनी विशेषता पाई गई। लोहे में उसकी 1500 साल से ज्यादा हो गया, आज तक कोई जंग नहीं लगा। हाँ, तो महरौली लौह स्तंभ पर जो वर्ण अंकित थे उसे किसने लिखवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस पर वो सारे शब्द लिखवाए। और यहां चंद्र नाम एक विशेष दिया गया। क्या चीज है ये? चंद्र माने क्या? जो महरौली है, यह महरौली नाम बहुत बाद में पड़ा, पहले महरौली था ही नहीं। वो पहले इसका नाम चंद्र हुआ करता था। महरौली का नाम बहुत बाद में परिवर्तित किया गया, 1206 के बाद। सांची के स्तंभ लेख से ग्राम दान के बारे में पता चलता है। ग्राम दान मतलब लोगों को गांव ही पूरे के पूरे दान में दे दिए जाते थे। यह सांची के स्तंभ से मिलता है। और सांची कहां है? मध्य प्रदेश में, भोपाल से 1 स्टेशन पहले। सांची अलग है और भोपाल अलग है। एमपी में सांची पड़ता है और सांची में स्तूप भी है। सांची स्तूप के नाम से जाने जाते हैं अशोक के समय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत देवी चंद्रगुप्तम, जो कि एक नाटक आपने देखा थोड़ी देर पहले, नाम आया था ना नाटक, देवी चंद्रगुप्तम। इसी नाटक से इस समय की सबसे बेहतरीन जानकारी मिलती है, यानी ये इसका प्राइमरी सोर्स है। अगर पूछा जाए देवी चंद्रगुप्तम कौन सा सोर्स है इतिहास की जानकारी का, तो ये प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। इसके लेखक कौन? विशाख दत्त। विशाख दत्त का नाम पहले भी आया है। विशाख दत्त की कोई और महत्वपूर्ण पुस्तक? मुद्रा राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त की ही किताब है, और मुद्रा राक्षस एक बुक का नाम है, वो भी विशाख दत्त ने ही लिखा था। इसके बाद कुमार गुप्त प्रथम का शासक आ जाता है। इसके काल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने सुनने को मिली। 414 से 454 तक 40 साल शासन किया इसने। 40 साल एक लंबा काल होता है। इनकी माता का नाम ध्रुव देवी। ध्रुव देवी वही जिसकी कहानी अभी आप देख रहे थे। पिता चंद्रगुप्त द्वितीय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है इसने। उपाधि महेंद्र आदित्य की उपाधि प्राप्त किया। मोर प्लस कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के चलवाए। इनके सिक्के पर मोर और कार्तिकेय के चित्र बने हुए थे, लेकिन सिक्का किस चीज का था? सोने का नहीं था। यह ध्यान रखना है कि सारे गुप्त शासक सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे, चांदी के सिक्के भी चले। सोने का सिक्का उस समय क्या कहलाता था? और आज के डेट में दीनार कहां की मुद्रा है? जितने भी सऊदी अरेबियन कंट्रीज हैं उन सब में दीनार चलते हैं। एक दीनार कितने रुपए के बराबर? लगभग 18 रुपए। 17 से 18 रुपए एक दीनार है।
हाँ मतलब घटते बढ़ते रहता है, 16 से 18 के बीच चेंज होते रहता है। मतलब इंडिया से 18 गुना ज्यादा मजबूत है रुपया पैसा, और क्या चाहिए। चांदी का सिक्का, इसको क्या नाम दिया गया, रुपयक। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सोने का सिक्का चलाया उसे दिनार कहे, और चांदी का सिक्का जो रुपयक कहलाया इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। और तांबे का सिक्के को क्या कहा जाता था, मतलब रेट सबसे ज्यादा बेकार और घटिया हो तो कहते हैं कौड़ी के भाव खरीद लिया। आज के रेट में तो वो भी ना मिले। ये भी तांबा भी बहुत महंगा है आज के रेट में। हाँ, कोई जमाना था जब तांबे के सिक्के को लोग कौड़ी कहते थे और सामान खरीद के आके कहते थे कौड़ी के भाव खरीद लिए। आज भी लोग इसको फ्रेज की तरह घर में प्रयोग करते हैं, सस्ते में बेच दिए तो क्या कहते हैं, कौड़ी के भाव ले गया। मतलब उससे कोई ज्यादा बेनिफिट न दिनार मिला न रुपयक मिला, कौड़ी के भाव बिक गए। कुमार गुप्त प्रथम ने ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब तक जितनी बार देखा गया है इसके नाम में यही एक काम इंपॉर्टेंट है। बाकी चूंकि बेटा है तो मम्मी पापा होंगे ही, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं स्कंदगुप्त, अगले शासक। स्कंदगुप्त 454 से 467, ज्यादा दिन नहीं रहे, 13 साल में निकल लिए। इसके समय पर हुणों ने आक्रमण किया था। हुण कहां से आए थे, मध्य एशिया। हुणों का नेतृत्व कौन कर रहा था, यह सबसे खतरनाक सवालों में से रहता है अक्सर। जब हुणों ने भारत पर आक्रमण किया गुप्त साम्राज्य के समय, उस समय उसके नेतृत्व कौन कर रहा था, तोड़मान कर रहे थे। सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया किसने, स्कंदगुप्त ने। यानी ये सुदर्शन झील जब तक एंशिएंट हिस्ट्री चलती रहेगी ये नाम आता रहेगा। इसके बाद जूनागढ़ के स्तंभ लेख की जानकारी इसी के समय की है। जूनागढ़ कहां पड़ता है, गुजरात। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। और स्कंदगुप्त के एक लेख की जानकारी जूनागढ़ से मिलती है। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। सोचिए कितना बड़ा और कितने लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य है कि उसमें 24 राजाएं बने। गुप्त कुषाणों के सामंत माने जाते थे। पहले जो कुषाण राजा हुआ करते थे उनमें सामंत के रूप में गुप्त काम करते थे। सामंत किसे कहते हैं, पैसे, जमीन या किसी चीज के बदले अगर हम आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो हम सामंत कहलाएंगे। यानी सामंत वे लोग होते थे जो उन गांव क्षेत्रों से दूर जहां बस्ती बस्ती है, बॉर्डर इलाकों में, उधर से आने वाले किसी भी खतरे का सामना वो खुद करते थे। उसके बदले लोगों से पैसे, जमीन या कोई गहने जेवर ये सब लेके और उसके बदले सेवा प्रदान करते थे। मतलब समझिए बीएसएफ थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सामंत मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो किसी गांव क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में रहकर वहां के खतरों से लड़ते थे। अगर वो खतरा रोक नहीं पाए तो एक आदमी आके गांव में सूचना दे देता था, तैयार हो जाइए आप लोग। तो समझिए बॉर्डर पर रहने के लिए आदमी कहीं से जाना पड़ेगा ना, जो अपनी पत्नी बाल बच्चे सबको छोड़कर वहां गया है तो उसको कुछ तो चाहिए। तो जमीन चाहिए होती है, या फिर पैसे चाहिए होते हैं, या जेवर जेवरात जो राजा महाराजा या आम जनता सब मिलकर उनको देते थे वही रखते थे। वही सामंत जैसे जैसे एकजुट होकर मजबूत बनते गए अपने नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो गुप्त क्या थे, पहले कुषाणों के सामंत थे। जहां कुषाण के राजा कमजोर पड़े इन्होंने उस पर कब्जा जमा लिया। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। अंतिम शासक गुप्त में इसको विष्णुगुप्त कहते हैं या कुमार गुप्त तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद गुप्त वंश के समाप्त होते ही कौन सा वंश आ जाता है, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। अभी नंद वंश आया कहां, अभी तो गुप्त है। तो बहुत पहले की चीज आप बता रहे हैं, वो बीसी की बात थी। अभी हम लोग एडी में काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी उस समय की कैसी थी, तो जो टैक्स लगाए जाते थे वो उपज का 1/6 हिस्सा लगाया जाता था। मतलब उपज का हिस्सा जितना कम लगे किसानों को उतना फायदा। 1/6 हिस्सा मतलब 6 हिस्सा करना है, 1 हिस्सा दे दिए, 5 हिस्सा अपने पास रहना। कभी कभी तो कई जगह आधे आध कर दिए गए थे, 1/2 हिस्सा, मतलब जितना उगाए उसका आधा दे देना। बहुत टफ होता था।
बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते थे उस समय? अप्रहत। यानी कि प्रहत माने क्या होता है? जोती हुई भूमि। अप्रहत माने जिसको जोता नहीं जा सका। अर्थव्यवस्था के आधार उपज और भूमि दोनों पर लिए जाने वाले टैक्स थे। यह बहुत ही सामान्य, आसान था। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में जो अधिकारी हुआ करते थे और काम होते थे वो कैसे कैसे थे? दंड पाशिक पुलिस प्रमुख को कहा जाता था, जो किसी आदमी की गलती पर उसे सजा देता था और उसके लिए कोई क्या कहते हैं वो पेनाल्टी मुकर्रर करता था कि इसको कितना पेनाल्टी लग जाएगी, उसे कहा गया दंड पाशिक। दंड का मतलब सजा देने वाला। तो सजा देने वाला जनरली उस समय कौन होता था? पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रमुख को कहा जाता था। महासंधिक विग्रह ये विदेश नीति के लिए तैयार किए गए थे। विदेश नीति के सारे काम इनके जिम्मेदारी में होती थी। कोई भी इंटरनेशनल व्यापार करना, लेन देन, व्यक्ति का आना जाना, सब कुछ यही तय करते थे। महादंड नायक की उपाधि जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था, जिसे आज के डेट में जस्टिस कहा जाता है, चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, उसी को उस समय न्याय विभाग के प्रमुख को महादंड नायक कहा जाता था। अग्रहारिक, दान विभाग के प्रमुख को अग्रहारिक के नाम से जाना जाता था। और दान विभाग का मकसद ही क्या था? कि जिन लोगों तक बेसिक चीजों की पहुंच नहीं हो रही है वहां तक पहुंचाना। बेसिक मतलब रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है अगर पूरी ना हो पा रही हो तो दान के माध्यम से उनके यहां वो चीजें व्यवस्था की जाए। कौन से? गरीबी और अमीरी दान विभाग सरकार बनाती थी, लोग नहीं। भटकर एक प्रकार का टैक्स था जो कि पुलिस को दिया जाता था। ये पुलिस टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम था भटकर। आज भी देते रहते हैं? नहीं देते हैं। किसी गाड़ी को पास कराना हो तब भटकर देना पड़ता है। कोई पकड़ ले अगर बीच में गाड़ी तब भी भटकर लग जाते हैं। कोई मामला आ जाए, रफा दफा करना है तब भी भटकर लगते हैं। तो ये भटकर हमेशा से है। पुलिस है तो भटकर रहेंगे। अब उसके बाद एक और खतरनाक चीज है, चाटकर। ये लुटेरों पर लगाए जाते थे टैक्स। लुटेरों पर इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, मतलब अगर वो होता नहीं है सेना के साथ कहीं दूसरी जगह हमला करने गए और सारे सेना युद्ध करने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं, तो हो जाता है जितना लूटा उसका कुछ हिस्सा भाई सरकार को भी दे दो। अपने लोगों को नहीं लूटा, भले ही दूसरों को लूटा है। तो लुटेरों से भी एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था जिसे चाटकर टैक्स कहा गया। वैसे नाम ही इतना खतरनाक है। बेचारे चाट चाट के टैक्स लाए और वो भी दे दिए। इसके बाद कुछ गुप्त वंश के महत्वपूर्ण मंदिरों के स्थापना से है, जो कहां बनाए गए इसका ध्यान रखना है। तिगवा विष्णु मंदिर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में ही है। दशावतार मंदिर झांसी यूपी में है। और एरन विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर में पड़ता है। भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर, ये भीतरी लिखना चाहिए था। भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर कहां है? यूपी, कानपुर में है। जो मंदिर सबसे प्रमुख आएगा उसके बारे में चर्चा अलग से कर दी जाएगी ताकि आपको याद रहे। ये सब एग्जाम में आने वाले नहीं है। अजंता की गुफाएं इंपॉर्टेंट है। 29 क्यों लिखा है अजंता की गुफाएं? 29 गुफाएं हैं उसके अंदर। अजंता की गुफाएं कहां हैं? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम सुना? बिहार वाला नहीं, महाराष्ट्र वाला। अजंता की गुफाओं में 29 केव्स हुआ करते थे। ये 29 गुफाएं हैं और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। 1983 में यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। यानी कि अजंता की गुफाएं विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को ने उसे शामिल किया 1983 में। संभाजी नगर मध्य प्रदेश में है, उसी समय की है, उस काल की संभाजी नगर। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश जिसे कहा गया, जगह का नाम कहां है? वर्धन वंश की स्थापना कहां हुई? थानेश्वर। थानेश्वर कहां पड़ती है?
महाराष्ट्र के बिल्कुल दक्षिणी कोने पर लास्ट में, मतलब समझिए वहां से साउथ स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ का आखिरी हिस्सा और साउथ की वो चीजें वहां से स्टार्ट होती है। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। और पुष्यभूति किस नाम से जाने गए? आप नाम भूल रहे हैं। मौखरी वंश का शासक अवंती वर्मन का सामंत हुआ करते थे ये थानेश्वर। जैसे ही वो सेना कमजोर पड़ गई, थानेश्वर ने कब्जा किया और अपने पुष्यभूति नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये भी एक सामंत हुआ करते थे। किसके काल में? अवंती वर्मन के काल के सामंत थे। सामंत का मतलब फ्यूडस होता है। पुष्यभूति जो उन्होंने स्थापना किया है, उसके प्रभाकर वर्धन कौन लगते हैं? सिंपल सी बात है, उत्तराधिकारी हैं। लग रहा था कि वही आदमी है ना? नहीं, पुष्यभूति के उत्तराधिकारी हुए प्रभाकर वर्धन। इन्होंने 3 और नए उत्तराधिकारी दिए। राज्यवर्धन, राज्यश्री पुत्री थी, और हर्षवर्धन छोटा पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन ने 3 संतान की उत्पत्ति, बड़ा पुत्र राज्यवर्धन जिनकी हत्या हो गई, और हर्षवर्धन को कार्यकाल सौंप दिया गया। लेकिन हर्षवर्धन भी डायरेक्ट नहीं आया था। राज्यवर्धन शासक रहते हुए इनकी पुत्री का विवाह किसी और से हुआ, दूसरे किसी साम्राज्य से। इनकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद इनके जो पति थे, राज्यश्री जो पुत्री थी, इनके पति थे, उन्होंने कुछ समय तक राजकाज को संभाला, और उनके बाद हर्षवर्धन आए। मतलब ये तीसरे नंबर पर ही हर्षवर्धन का काल शुरू होता है। बीच में पुत्री का शासन नहीं रहा, बल्कि इनके हस्बैंड का काल आ गया था कुछ समय के लिए, जब तक कि वो तैयार ना हो जाए शासन को संभालने के लिए। प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से कर दी, एक राजा से, गृहवर्मन। शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या करके राज्यश्री का अपहरण कर लिया था, और उसी अपहरण में इनके बड़े भाई गए थे छुड़ाने के लिए। मतलब दोनों की हत्या कहीं ना कहीं कर दी गई। शशांक और देवगुप्त ये 2 ऐसे राजा थे जिनका नाम आप वहां, कहां गए शशांक? अच्छा, इसमें नहीं आया था अभी। शशांक और देवगुप्त गृहवर्मन की हत्या करके उनकी पत्नी राज्यश्री को अपहरण कर लिया। और राज्यश्री कौन थी? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। प्रभाकर वर्धन के समय पर हुनों ने आक्रमण किया था, जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया था। राज्यवर्धन बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र। उनको मैक्सिमम काम में जाना जाता था। कहा जाता था कि अगर राज्यवर्धन जिंदा रहते तो हिंदुस्तान का काल थोड़ा और सुनहरा होता। हर्षवर्धन से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान, लड़ाई में पारंगत, कई सारे क्षेत्रों में आगे, लेकिन जल्दी मृत्यु हो गई। और हर्षवर्धन का काल थोड़ा लंबा चल गया तो इनका नाम ज्यादा आता है। लेकिन पारंगतता में देखा जाए तो प्रभाकर वर्धन, हाँ राज्यवर्धन, राज्यवर्धन सबसे ज्यादा काबिल माने गए थे, हर्षवर्धन से भी ज्यादा। कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती की मृत्यु का खबर सुनकर अपने राज्य आते हैं। पढ़ाई के लिए बाहर थे हमेशा से। युद्ध कला को सीखने और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हर्षवर्धन हमेशा अपने क्षेत्र से बाहर रहे। लेकिन मम्मी पापा की मृत्यु का पता चलते ही वो क्षेत्र अपने वापस लौटे थे। उस समय राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त जो अपहरण किया था वो, हाँ, उसकी हत्या कर दी। और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में आया? शशांक और देवगुप्त ये दोनों थे ना, किसमें? अपहरण में। ये दोनों अपहरण के केस से संबंधित थे, देवगुप्त और शशांक। जब राज्यवर्धन वहां पहुंचा तो देवगुप्त चूंकि सामने से लड़ने वाला व्यक्ति था, उसके साथ भिड़ के इसको खत्म कर दिया। लेकिन इन्होंने छुप के पीछे से वार किया और फाइनली राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नुकसान हो गया। और जैसे ही राज्यवर्धन की हत्या हो गई और इनके जीजाजी मर ही चुके थे, बहन अब अपहरण से मुक्ति पाली फाइनली उसने। और हर्षवर्धन का काल यहां से शुरू होता है। हर्षवर्धन का जन्म 590, 606 में राजा बने। कितना साल लग रहा है? 16 साल।
और 647 तक राज किया, मतलब 41 साल इनका शासन चलता रहा, काफी लंबा समय है। पत्नी का नाम दुर्गावती, गद्दी पर कब बैठे? 606 में। 590 में जन्म, 16 साल में गद्दी पर बैठा। इसके बाद आ जाते हैं गौड़ नरेश। गौड़ के शासक या गौड़ नरेश के नाम से, जो गौड़ नरेश थे शशांक को पराजित कर दिया। जो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या की थी वो मारा गया। दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को खोज निकाला। बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम क्या था? दिवाकर। और इन्होंने राज्यश्री जो कि अपहरण थी, कहीं कैद थी, फाइनली उसे छुड़ा लिया, वो मरी नहीं थी। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचा लिया और हर्षवर्धन को आगे देख रहे हैं साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। चूंकि पढ़ा लिखा था, हमेशा ही पढ़ाई के लिए अपने क्षेत्र से बाहर रहा और बाहर रहने की वजह से युद्ध कला, पढ़ाई, संगीत और वो कविता लिखने में माहिर था। राजधानी कहां बनाई? कान्यकुब्ज, जिसे आज के डेट में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। ये राजधानियां एग्जाम्स में आते हैं आपके। हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हराया, एक नया साम्राज्य की स्थापना पुलकेशिन ने हराया नर्मदा नदी के तट पे। कब? 618 ईस्वी में। मतलब शासनकाल धीरे धीरे समाप्ति हो गया। हालांकि 647 तक ये रहे, लेकिन बीच में कई बार हारे। हर्षवर्धन के नाटक किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। हर्षवर्धन के नाटक में पहला नाम आता है नागानंद का, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शी का। रत्नावली प्रश्न बार बार आने वालों में से है। रत्नावली की रचना किसने की? हर्षवर्धन के ऊपर यानी उनके जीवन पे लिखे हुए नाटक है। इन नाटकों को लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? धावक। धावक ने एक पुस्तक धोई नाम की पुस्तक लिखी। धोई का मतलब होता है पवन दूत। धावक ने धोई नाम की पुस्तक लिखी। धोई का अर्थ पवन दूत होता है। मतलब पवन दूत किसको कहा जाता है? हनुमान को। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, यह भी जरूरी है काफी। बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित किताब को लिखा। हर्षचरित बाद में 8 भागों में विभाजित हो गया और इसके प्रत्येक भाग को उच्छावास के नाम से जाना जाता है। हर्षचरित 8 हिस्सों में विभाजित हुआ। जैसे अष्टाध्यायी के 8 चैप्टर्स है, वैसे ही हर्षचरित्र में भी 8 चैप्टर्स हैं। मयूर भट्ट, इनको सूर्य शतक के नाम से भी जाना गया। इसके बाद मातंग दिवाकर मयूर शतक के नाम से जाने गए। इनकी कोई पुस्तक अब तक ज्ञात नहीं है। प्रत्येक भाग को उच्छावास कहा गया। जो 8 भाग थे, 3+5 के रूप में उसे कैटेगराइज किया गया। 3+5 के रूप में क्यों? 3 और 5 के रूप में ही कैटेगरी क्यों बनाई गई? इसका कोई ज्ञात कारण भी तो नहीं है कि उसने कैटेगरी कैसे बनाई। कैटेगरी का आधार क्या था? कोई चीज ज्ञात नहीं है। 2 भागों में 8 भागों में करने के लिए 3+5 का सहारा लिया और 3 क्या है इसका कोई उल्लेख हमारे पास नहीं है अभी। मातंग दिवारक के बाद एक और नाम आता है भर्तृहरि। शोढल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष के नाम से पुकारा, यानी साहित्य लिखने वाले हर्षवर्धन, उनके काल को साहित्यिक हर्ष के नाम से जाना गया। भर्तृहरि की अभी तक कोई पुस्तक ज्ञात नहीं है। मातंग दिवाकर का मयूर शतक है, मयूर भट्ट का सूर्य शतक है, लेकिन भर्तृहरि का कोई ज्ञात पुस्तक अभी तक हमारे पास नहीं है। इसके बाद चीनी यात्रियों का आगमन शुरू होता है। इनके हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे? हेन सांग आए थे। चीन से आया यात्री, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा गया। सबसे पहली बार जो आया उसे
यात्रियों का राजकुमार कहा गया। 630 से 645 तक रहे, 15 साल तक शिक्षा भी यहां से प्राप्त की। इसे सांग भी कहा जाता है। टी साइलेंट रहता है, जहां भी पढ़ेंगे टी को साइलेंट लेके पढ़ेंगे, सांग कह सकते हैं या हैन सांग कह सकते हैं। 18 महीने नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन किया, मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने भारत आए थे। और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा का अध्ययन किया। महायान की संकल्पना कब से आती है? 2 दिन पहले आपको पढ़ाया गया था। शासन काल का नहीं पूछ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट कब आया, ये कब वजूद में आया, एग्जिस्ट में? चतुर्थ बौद्ध संगति, हाँ कनिष्क के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया, हीनयान और महायान में। हीनयान शाखा अलग थी और महायान शाखा अलग हो गई। हीनयान शाखा मूर्तियों के बारे में पूजा की बात करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। और महायान शाखा, हाँ हीनयान की बात नहीं करते हैं। हीन मतलब वो हीन मानते थे उन चीजों को, कहते थे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महायान शाखा मूर्तियों को महान मानते थे, इंपॉर्टेंट मानते थे। तो महायान शाखा का अध्ययन इन्होंने नालंदा में 18 महीने तक किया और यहां से जाने के बाद बुद्ध मूर्ति इन सब की स्थापना हुई थी। नालंदा में उस समय नालंदा के कुलपति यानी वीसी कौन थे? शीलभद्र। उस समय शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होता था? 5:1। 5 छात्र और 1 शिक्षक। और पढ़ाई पूरी तरह से लेक्चर बेस्ड था, लिखने का काम उस समय नहीं होता था, तो ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रेंथ नहीं रखे जाते थे। यात्रा का विवरण किस किताब से मिलता है? सीयूकी, चाइना का ही शब्द है। सीयूकी से इनके यात्रा का विवरण मिलता है। हेनसांग की जीवनी, विल्ली नामक पुस्तक से हेनसांग की जीवनी की जानकारी मिलती है, नाम है विल्ली। सीयू की पुस्तक से किन किन चीजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उस समय क्या था? हर्षवर्धन के काल में कन्नौज था। कन्नौज जाके भी ये कई महीनों तक रहा था, 6 महीने के आसपास। दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कांची, जिसे आज कांचीपुरम के नाम से जानते हैं, वो कांची को दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्र माना गया। हर्ष की सेना को क्या कहा गया? चतुरंगिनी। और हर्ष का नाम, वास्तविक नाम शिलादित्य था, बाद में हर्षवर्धन के नाम से जाना गया। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। कुलपति के बारे में सवाल नहीं आते हैं, इसलिए ध्यान मत रखिएगा। कुलपति कौन थे नहीं थे उससे मतलब नहीं। पुस्तक सीयू की इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आ सकती है। हर्ष के सेना में अरब सेना का सेनापति कुंतल प्रमुख थे। मतलब कहीं भी युद्ध क्षेत्र के लिए अगर जाना हो तो सबसे प्रमुख व्यक्ति कुंतल को भेजा जाता था और ये जहां गए वहां अपना राज कायम किया। हर्षवर्धन के काम क्या क्या थे? एक तो है महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। महामोक्ष परिषद कहां आयोजन किया इन्होंने? एक प्रयाग यानी इलाहाबाद और दूसरा कन्नौज। इन 2 जगह महामोक्ष परिषद का आयोजन हुआ। उसके बाद कुंभ मेले की शुरुआत भी हुई। कुंभ मेले की शुरुआत 12 वर्षीय है। एक स्थान 12 वर्ष बाद ही समय आता है। सबसे पहले प्रयागराज यूपी में, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक महाराष्ट्र और चौथा उज्जैन मध्य प्रदेश। कौन सा? उत्तराखंड यूके कहा, ओ यूनाइटेड किंगडम लग रहा था। हरिद्वार यूके का मतलब यहां इंडियन यूके है, ये उत्तराखंड यूके। नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश। ऐसे देखा जाए तो 4-4 साल पे लगते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक स्थान पर वापस रिपीट कितनी बार? 12 साल के बाद वहां रिपीट आते हैं। हाँ 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार नजर आ जाएंगे। और एक किसी का वापस समय आने में 12 साल लग जाते हैं। अर्ध कुंभ कभी कभी 6 वर्ष पे भी लगाए जाते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि वो अक्षांश देशांतर पता नहीं क्या क्या चीजों की समझ विकसित करते हैं, और कभी कभी बीच में भी कुंभ का आयोजन हो जाता है। ऐसा रेयर हुआ है। कुंभ 12 वर्ष पे लगते हैं, ये तो पहले से ही पता है। और महाकुंभ 24 साल पर एक बार।
हर्ष के पुत्र का नाम वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे। अब जरा सा जैन और बौद्ध की थोड़ी सी चर्चा करनी है, उसको समझना है। सिर्फ जैन और बौद्ध का क्या है, 22 स्लाइड ही करेंगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक बातें हैं वो सब आपको क्लियर कर देते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन भी देखना चाहेंगे सही में? अभी टाइम है कि नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट सुन लीजिए। जैन और बौद्ध, प्रश्न इनसे जो आते हैं बहुत ही सिंपल सा, दोनों के दोनों नास्तिक दर्शन है। नास्तिक माने जो ईश्वर को न मानते हो। ऐसे दर्शन को जैन और बौद्ध दोनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। लेकिन इसमें बौद्ध जो है ये पुनर्जन्म पे यकीन रखता है, लेकिन जैन पुनर्जन्म पे यकीन नहीं रखते हैं। दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दोनों की शुरुआत बिहार से ही है, कहीं और से? जैन और बौद्ध। कभी आपने विचार किया कि जिस धर्म की शुरुआत या उसके कोई भी वंशज में से अगर बिहार में पैदा हुआ तो वो धर्म वहीं समाप्त हो गए, उसके आगे बढ़ा ही नहीं? कुछ आइडिया इस बारे में? चलिए कहानी सुनाते हैं। जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थंकर हुए अलग अलग स्थान पर। 24वें तीर्थंकर की जन्म कहां हुई? बिहार की धरती पर। 25वां आज तक बना, खत्म कहानी। 24 के बाद कभी 25 नहीं हुए, कारण बिहार में पैदा हुए। इसको 1 से 24 तक सब के सब बिहार के नहीं थे, यूपी के भी थे उसमें बहुत सारे, हाँ एमपी के भी थे। उसके बाद आते हैं बौद्ध पे। बौद्ध का 564 में 544 बीसी में जब जन्म हुआ, उसके बाद इन्होंने चारों तरफ अपने प्रचार प्रसार किए, सारी चीजें की, उपदेश दिए, यूपी गए, बिहार आए, सब जगह किया। यह धर्म बिहार में ही सिमट के रह गया था। लेकिन अगर इनके मानने वाले राजा नहीं होते, जो अलग अलग स्थानों तक अपने दूत नहीं भेजते, तो इस धर्म का फैलाव नहीं हो पाता। बिहार में उत्पन्न हुए, बिहार में समाप्त हो गए, ज्यादा समय नहीं लगा। सिख धर्म के अंतिम गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह। पैदाइश 11वें गुरु आज तक। बिहार की धरती पर आने का मतलब है कि बस हो गया, एनफ इज एनफ। कारण क्योंकि बिहार मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं। आपके भी मोक्ष की प्राप्ति वैसे ही होगी। मोक्ष मतलब हमेशा मृत्यु नहीं होता। कहा जाता है सभी चीजों से जब हम परे निकल जाते हैं, सारी इच्छाओं से मुक्ति मिल जाती है, तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। तो जब कभी भी धर्म के बारे में विशेष हो तो सोचिएगा कि वो बिहार में आकर ही क्यों रुका। यहाँ की मिट्टी, पानी, हवा में ऐसी क्या चीज है कि उसके बाद कभी ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिला। एक लंबी रिसर्च है इस पे। जब पढ़ा समझा गया तो पता चला कि वाकई बिहार में ही क्यों, दूसरे जगह पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि बहुत से धर्मों की जन्म स्थली और मरण स्थली दोनों बिहार है। धर्म की शुरुआत भी यहीं से और मरण की शुरुआत भी यहीं से। और आज भी देश को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बिहार ही तय करता है क्या होना है। हर जगह से लोकसभा, राज्यसभा, चुनाव वगैरह सारा चीज हो जाता है, लेकिन नजर आते बिहार यही बदलेगा। अगर कुछ करना होगा तो गड़बड़ यही कर सकता है। हर बार के चुनाव में आखिरी उम्मीद सिर्फ बिहार से होती है कि ये कब, कुछ नहीं भरोसा। तो है कि किसी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। क्षमता, ताकत, जो चाहे वो कर सकते हैं। यहां तो बिहार से जाकर दूसरे के घर पर कब्जा करके उसको रेंटर की तरह रखता है लोग।
इसको कहते हैं पावर ऑफ बिहारी। सही और गलत बात की बात है, लेकिन चीजों को करने और रखने की क्षमता बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैंने इन दो धर्मों पर आपको सोचने और विचार करने के लिए कहा, तीन धर्म का उदाहरण दिया, यहीं आके क्यों रुक गए? उसके बाद क्यों नहीं आगे बढ़े? आखिर क्यों घोषित कर दिया गया कि इसके बाद अब कोई और नहीं बनेगा? मानसिकता हावी हो गई थी। नहीं, इस बात का सूचक है कि बिहार में पैदा हो गया, उससे काबिल दूसरा अब हो ही नहीं सकता, बात खत्म हो गई। इसीलिए कहा गया कि बिहार में अगर उसकी उत्पत्ति हुई तो वहां से उससे ज्यादा काबिल अब कहीं और कोई पैदा नहीं हो सकता, तो आज से इसका अंत होता है। हाँ, जीएस पढ़ना है, बायोलॉजी चल रहा है।